हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग अमेरिकन समाजशास्त्री विलियम फील्डिंग ऑगबर्न, जिन्हें हम लोग बहुत ही कॉमन ऑगबर्न के नाम से जानते हैं, आज उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग WF ऑगबर्न या फिर इनको ऑगबर्न को अक्सर करके आप लोग निमकाफ के साथ, आप लोग ऑगबर्न एवं निमकाफ दोनों लोगों ने मिलके बहुत कुछ साथ में काम किया है, तो उससे भी आप लोग जानते हैं। या फिर जब भी सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लेक का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे ऑगबर्न का नाम आता है। तो आज हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे कि आखिर में ये कौन है, इन्होंने समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये आप लोग इमेज देख सकते हैं, WF ऑगबर्न या फिर विलियम फील्डिंग ऑगबर्न, ये पूरा इनका नाम है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरा नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। समटाइम्स अगर सपोज ऐसे नाम दे दिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये थिंकर कौन है या क्या ये वही थिंकर हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इन्हें ऑगबर्न, WF ऑगबर्न या फिर विलियम फील्डिंग ऑगबर्न के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, समटाइम्स विलियम फ्रेडरिक हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, फील्डिंग है। ओके, विलियम फील्डिंग ऑगबर्न, इनका टाइमलाइन हम लोग देख सकते हैं। 29 जून 1886 से 27 अप्रैल 1959 का है। एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिनका जन्म बटलर जॉर्जिया में हुआ था और उनकी मृत्यु तल्हासी फ्लोरिडा में हुई थी। वह एक सांख्यिकीविद और शिक्षक भी थे। ऑगबर्न ने मर्सर विश्वविद्यालय से BA की डिग्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA और PhD की डिग्री प्राप्त किए थे। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए रहे हैं जब ये अपना MA और PhD किए थे। मात्रात्मक तरीकों से, चूंकि ये एक सांख्यिकीविद रहे हैं, तो मात्रात्मक तरीकों से सामाजिक सिद्धांतों के सत्यापन पर ऑगबर्न के जोर ने समाजशास्त्र में सामाजिक दर्शन और सुधार कार्यक्रमों से हटकर सामाजिक घटनाओं के अधिक सटीक विज्ञान के विकास पर जोर देने में मदद की है। तो अगर बात ये आएगी कि मात्रात्मक जो तरीके थे उसको किसने अपनाया था, तो चूंकि ये सांख्यिकीविद रहे हैं इसलिए इनका जो समाजशास्त्र में घटनाओं को अध्ययन करने का तरीका रहा वो एक अलग ही तरीके से रहा। वह 1919 से 1927 तक कोलंबिया में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे, जब वे शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1929 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1920 से 1926 तक जर्नल ऑफ द अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन के संपादक थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जर्नल ऑफ द अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन के संपादक भी रहे 1920 से 1926 तक। 1931 में उन्हें अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन के अध्ययन के रूप में चुना गया, जिसने उन्हें 1920 में फेलो के रूप में भी चुना था। तो 1931 के आसपास का आई थिंक कि एक टाइमलाइन है कि जब इन्होंने एक सोशल चेंज इन 1930 या 31 करके भी एक बुक लिखी है। सोशल चेंज के नाम से इनकी 3 किताबें हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोशल चेंज पे इसीलिए हम लोग WF ऑगबर्न को हम लोग पढ़ते भी हैं। ओके, उन्हें समाज के तकनीकी और अन्य परिवर्तनों के समायोजन में सांस्कृतिक अंतराल या फिर सांस्कृतिक विलंबना, या जिसे हम लोग कल्चरल लैग के नाम से जानते हैं, कि अपने विचार के लिए इन्हें जाना जाता है। तो इनका मेन जो कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं जो सोशियोलॉजी में, वो इनका कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट है, या सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक अंतराल भी इसे कहते हैं। वे 1932 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1930 से 33 तक राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर की सोशल ट्रेंड्स कमेटी के अपने शोध निदेशक के रूप में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसेंट सोशल ट्रेंड्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
वे 1940 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के लिए चुने गए थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं और ये अपने जीवन काल में किन किन पदों पे रहे, अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिए थे, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन था। अब हम लोग सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन का इनका कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग अभी तो ब्रीफली देखेंगे, इसके बाद से हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। ओके, शायद आकबर्न की सबसे स्थायी बौद्धिक विरासत सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, जिसे उन्होंने 1922 में पेश किया था। तो जो सोशल चेंज इनकी बुक ही है, ये भी 1922 में ही आई थिंक आया था। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रौद्योगिकी प्रगति का प्राथमिक इंजन है। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रौद्योगिकी होता है, ये जो होता है अर्थात टेक्नोलॉजी जो होता है, वो प्रोग्रेस का प्राइमरी इंजन है, यानी कि उसके बिना काम नहीं चल सकता है, प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। लेकिन इसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होती है। इस प्रकार उनके सिद्धांत को अक्सर तकनीकी नियतवाद का मामला माना जाता है। अर्थात ऐसा इनका मानना था कि टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो विकास होगा ही नहीं। क्या जो डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस हमें दिख रहा है, प्रगति दिख रही है, वो नहीं होगा। इसलिए इनकी जो थ्योरी है, इनका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको अक्सर करके तकनीकी नियतवाद या हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट, कि इसके बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता था, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन रियल में देखें तो ये उससे कहीं अधिक इनका कॉन्सेप्ट था। तो अगर हम देखें तो इनका जो सामाजिक परिवर्तन में कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो सोशियोलॉजी में एक इनका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग याद रखिएगा कि तकनीकी विकास के इन्होंने 4 चरण बताए हैं। ये चारों चरण आप लोग याद रखिएगा, शायद आप लोगों को कहीं और ये कंटेंट ना मिले, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा। पहला इन्होंने कहा कि आविष्कार होता है, उसका संचय होता है, प्रसार होता है और फिर समायोजन होता है। अब इसको हम लोग एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। आविष्कार अर्थात इन्वेंशन होना, यानी कुछ न्यू आइडियाज़ का प्रोड्यूस होना या इन्वेंट किया जाना। तो ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रौद्योगिकी के नए रूप बनाए जाते हैं। न्यू इन्वेंशन होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है। आविष्कार मौजूदा सांस्कृतिक आधार में सामूहिक योगदान है, जो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि समाज ने पहले से ही उस विशेष क्षेत्र में एक निश्चित स्तर का ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल नहीं कर ली हो। तो अगर जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि सिंपली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें इंडिया में, तो आप लोग देखेंगे कि इंडिया में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो हैं वो ईज़िली ऑपरेट कर लेते हैं। और आप लोग देखेंगे कि किसी भी मोबाइल में कितने सारे आप लोगों को ऐप्स देखेंगे, उसमें कितनी सारी फैसिलिटी होती है, कितने सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन क्या सभी लोग उस सारे ऐप्स के बारे में जानते हैं या उस सारी फैसिलिटी को यूज करते हैं? नहीं होता है ऐसे। तो जिसके पास जितना ज्ञान का स्तर होता है, जिसके पास जितना नॉलेज होगा, जितने उसके बारे में एक्सपर्टाइज होंगे, तभी वो उसके बारे में उतना ज़्यादा उसको यूज कर सकते हैं। यही रीज़न है कि अभी देखेंगे आप लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि आज भी जो कीपैड वाला जो मोबाइल होता है सिर्फ उसी को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनको जो स्मार्टफोन है वो उन्हें नहीं पता होता है कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो जितना हमारा ज्ञान का स्तर होगा, जितनी हमें विशेषज्ञता उसके बारे में हासिल होगी, उसी के अनुसार हम देखेंगे कि जो आविष्कार होता है उसका हम एक कल्चर के आधार पे या संस्कृति के आधार पे उसको उसी तरीके से यूज कर पाएंगे। संचयन अर्थात एक्युमुलेशन। तो एक्युमुलेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो संचयन जो होता है वो प्रौद्योगिकी का विकास है, क्योंकि नई चीज़ों का आविष्कार पुरानी चीज़ों को भूलने की तुलना में
अधिक तेजी से किया जाता है और कुछ आविष्कार जैसे कि लेखन आदि इस संचय प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो संचयन जो होता है ये जैसे अभी मान लीजिए कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और लोगों के बीच में वो टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉमन तरीके से आ गई है, लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी आई और जो पुरानी थी, तो क्या जो पुरानी है उसको ईजिली हम भूल पाएंगे या दोनों साथ साथ चलेंगी? तो इस प्रकार से संचयन का प्रोसेस देखने को मिलता है। प्रसार क्या होता है अर्थात डिफ्यूजन, ये देख लेते हैं। तो ये एक विचार का एक सांस्कृतिक समूह से दूसरे में या एक गतिविधि के क्षेत्र से दूसरे में प्रसार होता है। तो कोई भी एक आइडिया है, उसका हम एक जो सांस्कृतिक समूह है उससे दूसरे सांस्कृतिक समूह में, या फिर एक कोई गतिविधि का क्षेत्र है या कोई भी एरिया जहाँ पे हम एक कल्चर देखने को मिल रहा है या जो न्यू टेक्नोलॉजी की कल्चर देखने को मिल रहा है उसका दूसरे क्षेत्र में जाना, इसको हम प्रसार कहेंगे। तो जैसे अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो भी चुकी है, जिसके बारे में अगर इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में इस मामले में बहुत ही पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉमन पब्लिक एक हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। हम देखेंगे कि बहुत सारे घर की नीड जो होते हैं वो ऑटोमेटेड होते हैं। वहीं पे अगर हम लोग अपने यहाँ देखें तो ये सारे कल्चर नहीं देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से अगर मान लेते हैं वेस्टर्न कंट्री से या यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री, वहाँ से अगर मान लेते हैं हमारे देश में जो न्यू टेक्नोलॉजीज या आइडियाज़ आते हैं और फिर उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको एक डिफ्यूज़न का ही रूप हम मानेंगे। और जैसे जैसे प्रसार जो है वो आविष्कारों को एक साथ लाता है, वे नए आविष्कार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। तो आविष्कार क्या होता है, जैसे हमें कहीं कोई ज़रूरत लगती है, बस वहाँ से हमारे न्यू आइडियाज़ आते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए और वहाँ से हम न्यू इन्वेंशन या आविष्कार कर देते हैं। समायोजन इसका चौथा प्रोसेस इन्होंने बताया है, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। तो ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति के गैर तकनीकी पहलू आविष्कार का जवाब देते हैं और इस समायोजन प्रक्रिया की कोई भी मंदता अर्थात धीमापन सांस्कृतिक पिछड़ापन का कारण बन सकती है या बन जाती है। तो ऐसा हम देखेंगे कि अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज आते हैं और जिसमें आप लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है। हम सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, आज के समय में भी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, तो जो पुराने जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डिस्कम्फर्ट होता है और वो सही से फिर से उनको न्यू ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है और तब जाके वो फिर आगे जो है न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं और उसके अनुसार फिर आगे को काम करते हैं। तो ऐसा होता है बहुत बार कि ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है और इसके कारण हम ऐसा देखते हैं कि जो भौतिक संस्कृति होती है अर्थात जो टेक्नोलॉजी होती है वो आगे निकल जाती है और जो गैर भौतिक या संस्कृति होती है या हम ये कहें कि जिसमें मूल्य परंपराएं प्रथाएं रूढ़ियाँ रीतियाँ रिवाज ये सभी आते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये हम देखेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे घर में हर एक नई सुविधा जो मॉडर्न हो, एक हमारे घर में बड़े स्क्रीन की टीवी होनी चाहिए, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होना चाहिए, हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, हमारे पास कार होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, हमारे पास अच्छी किस्म की मोबाइल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों की हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जब बात विचारों की आती है तो हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारी जो संस्कृति है या हमारी परंपराएं क्या है, हमको उनको लेके चलना है। तो इस प्रकार से जो एक भौतिक संस्कृति और गैर भौतिक संस्कृति जो होती है उसमें एक गैप दिखाई देने लगता है और उसी को WF ऑकबर्न ने सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा है या कल्चरल लैग कहा है। ओके,
अकबर ने जिसे कहा है, ये एक कथन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आविष्कार मौजूदा सांस्कृतिक तत्वों का एक नया संयोजन, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विकास का मूल कारण है। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ये कथन किसका है, कि आविष्कार मौजूदा सांस्कृतिक तत्वों का एक नया संयोजन, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विकास का मूल कारण है, तो ये कथन जो है वो अकबर का है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक बड़ा नवाचार अर्थात जो इनोवेशन होता है, किसी राष्ट्र के अर्थशास्त्र, सरकार और सामाजिक दर्शन को बाधित कर सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक न्यू इन्वेंशन ऐसा हो जाए कि जो कि लगे कि पूरे समाज का ढांचा ही बदल देगा, ऐसा कुछ हो जाए, तो जो भी हमारे सामाजिक दर्शन होंगे या गवर्नमेंट होगी या वहाँ की इकोनॉमी होगी, उसमें काफ़ी कुछ ऐसा लगेगा कि अरे नहीं ये क्या हो गया, इससे तो बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगा, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे जो कि सही भी नहीं हो सकते हैं, तो ये उसको बाधित कर सकता है। समय के साथ उन व्यवधानों को एक नया संतुलन स्थापित होगा। तो फिर धीरे धीरे एक टाइम टू टाइम करने पे एक समय ऐसा आता है कि फिर जाके धीरे धीरे हम उसके साथ एडजस्टमेंट करने लगते हैं। अकबर की रचनाओं में सोशल चेंज और सोशियोलॉजी, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सोशल चेंज जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी, और सोशियोलॉजी ये हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी जो कि IMF निमकाफ के साथ लिखा गया है। तो अकबर और निमकाफ दोनों ने लिखा था। ये बुक आप लोग दोनों देख सकते हैं, सोशल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे आप लोग दोनों बुक देख सकते हैं। अब जैसे कि हम बहुत ही सिंपल सा आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से कोई भी न्यू इनोवेशन जो होता है वो डिस्टर्ब करता है, या ये कहें कि बाकी चीज़ें उस इनोवेशन को डिस्टर्ब करती हैं। तो जैसे कि आप लोग जब देखेंगे कि जिस प्रकार से जब हम एक बहुत ही स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था कि जब आया कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसा मानते थे लोग कि पृथ्वी जो है वही सर्वसर्वा है और ये भगवान के द्वारा ये बनाई गई है, और जो सूर्य है वो इसका चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में इस बात को झुठलाया गया, और ये जो नया हमें एक साइंस की तरफ से बोले रिवोल्यूशन की बात करेंगे कि क्रांतिकारी एक विचारधारा निकल के आई थी कि नहीं, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसका बड़े पैमाने पे विरोध किया गया था, और यहाँ तक कि आप सभी को पता होगा कि उसके लिए बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने इसका विरोध किया था कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, ये बहुत ही गलत है। लेकिन आप लोग देखेंगे एक लंबे समय तक आने के बाद आखिर में जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको हम झुठला नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने उस चीज़ को मान लिया कि हाँ ये बात सही है कि सूर्य जो है वो स्थिर है और पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यही बात जो कल्चरल लैग की है, ये आप लोग एक इस सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि धीरे धीरे एडजस्टमेंट होने लगता है, जो कि लास्ट स्टेज इन्होंने बताया है सोशल चेंज का। ओके, अब यहाँ से हम लोग सांस्कृतिक विलंबना जो कॉन्सेप्ट इनका दिया गया है कल्चरल लैग का, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि बहुत ऐसे थिंकर्स रहे हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ भी किए थे, तो उस पर भी हम लोग एक नज़र डालेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से भी पूछ दिए जाते हैं कि ऐसे कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने अकबर की जो कॉन्सेप्ट दी गई थी सांस्कृतिक विलंबना की या कल्चरल लैग की, उसको क्रिटिसाइज़ किया था। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। विलियम एफ अकबर ने संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के संबंध को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक पिछड़, या फिर इसे सांस्कृतिक विलंबना, या फिर इसे कल्चरल लैग कहते हैं, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो ये आप लोगों को एक फैक्ट तो यहाँ पे मिल गया है। ओके,
आपके अनुसार अर्थात आगबन के अनुसार संस्कृति का तात्पर्य, यहाँ संस्कृति की एक परिभाषा दी गई है जो कि आगबन के द्वारा दी गई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने कहा है कि संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के भौतिक और अभौतिक अर्थात मैटीरियल और नॉन मैटीरियल तत्वों से है। तो ये मानते हैं कि जो संस्कृति होता है, संस्कृतिक सिर्फ बहुत ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने कहा है कि संस्कृति जो होती है वो नॉन मैटीरियल होती है अर्थात अभौतिक होती है, जबकि सभ्यता जो होती है वो मैटीरियल होती है अर्थात भौतिक होती है। लेकिन यहाँ पे आगबन का कहना है कि जो संस्कृति होती है वो सभी प्रकार के अर्थात जो मैटीरियल हैं या नॉन मैटीरियल हैं अर्थात जो भौतिक हैं और अभौतिक हैं, ये दोनों तत्वों से मिलके संस्कृति का निर्माण हुआ रहता है। इन्होंने बताया कि लैग का जो तात्पर्य होता है वो लंगड़ाना या फिर पीछे रह जाना होता है। इस प्रकार संस्कृति के भौतिक पक्ष की तुलना जब अभौतिक पक्ष के पीछे रह जाता है तब संपूर्ण संस्कृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इन्होंने माना कि संस्कृति जो है वो इसके भौतिक और अभौतिक दोनों तत्वों से मिल के बनी हुई होती है। तो अभी जैसे मान लेते हैं कि ये भौतिक तत्व हैं प्लस अभौतिक तत्व हैं, इन दोनों को इन्होंने मिला के कहा कि ये जो है वो संस्कृति होती है। तो अब आप लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक पक्ष जो है वो आगे चला गया और दूसरा पक्ष जो है वो पिछड़ गया है तो हमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने वही कहा कि जब भौतिक पक्ष की तुलना में अभौतिक पक्ष अर्थात जो हमारे मूल्य होते हैं, परंपराएं, रीति रिवाज, हमारे सोचने के तरीके जब पीछे रह जाते हैं तब संपूर्ण जो संस्कृति होती है उसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसी स्थिति को हम सांस्कृतिक विलंबना या फिर सांस्कृतिक पिछड़ या फिर कल्चरल लैग या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक अंतराल भी हमें दिखाई देता है। यही स्थिति सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण है। तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए ही ये कॉन्सेप्ट लाया था सांस्कृतिक विलंबना का। ओके, यहाँ पे एक और कथन है, इनका हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट कोट है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगबन ने स्वयं इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आधुनिक संस्कृति के विभिन्न भाग समान गति से नहीं बदल रहे हैं। कुछ भाग बहुत तेजी से बदलते हैं, कुछ बहुत स्लो रहते हैं, कुछ भागों में दूसरों की अपेक्षा अधिक तेजी से परिवर्तन हो रहा है। और क्योंकि संस्कृति के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए संस्कृति के एक भाग में होने वाले तीव्र परिवर्तन से दूसरे भागों में भी अभियोजन की आवश्यकता हो जाती है। आगबन का तर्क है कि संस्कृति के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों की असमान दर ही सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण बनती है। हम किसी भी प्रगतिशील अथवा आदिम समाज का उदाहरण ही क्यों न ले लें, अधिकांश आधुनिक समाजों में हमें यह स्थिति देखने को मिलती है। एक और हमारी भौतिक संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। तो जो हमारा भौतिक संस्कृति है अर्थात टेक्नोलॉजी या जो हमें कहें कि जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारी भौतिक संस्कृति है। तो इन्होंने कहा कि एक और हमारी जो भौतिक संस्कृति है यानी मटेरियल कल्चर है उसमें तो बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उसके अनुसार हम अपने आप को लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो रही है, हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आधुनिक ढंगों से खेती कर सकते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे दिख रहा है, आधुनिक ढंगों से खेती करते हैं, मशीनों के द्वारा उत्पादन कार्य करते हैं। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से मृत्यु को भी कुछ समय तक रोकने में समर्थ हो गए हैं। परिवहन के साधनों से हजारों मील की दूरी कुछ घंटों में ही तय करने लगे हैं और संचार के साधनों से हजारों मील तक की आवाज़ को कुछ सेकंडों में ही सुन सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं ये सारी की सारी बातें मटेरियल कल्चर की हो रही है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी
चेंजेज आ रहे हैं या जितनी प्रोग्रेस हुई है उस सबको हम लोग उठा रहे हैं, उसका फ़ायदा, उसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और लेकिन जब बात आती है दूसरी ओर, हमारे विश्वास लोकाचार आज भी हजारों वर्ष पुराने हैं। तो अगर बात करें, एक सिंपल किसान की बात करें कि जो खेतों में काम करते हैं, तो आज आप लोग देखेंगे कि जो आधुनिक ढंग हैं खेती करने के, उनको वो लोग यूज़ करते हैं। तो खेतों में तो वो यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी को, लेकिन जब वो घरों में या लोगों में या समाज में जब विचार की बात आएगी, तो वो अपनी जो विश्वास हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी रूढ़ियां हैं, रीतियां हैं, उन्हीं के साथ वो अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आज भी बात अगर हम करें तो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, छूत अछूत की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको आज भी हमारी मानसिकता जो है वहीं पे जकड़े हुए है। जबकि हम टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर हम ये कहें कि मटेरियल कल्चर के मामले में हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। व्यक्ति कितना ही प्रगतिशील और शिक्षित क्यों न हो गया हो, वह काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटे जाने या टूटे हुए शीशे को देखना अशुभ समझता है और पितृ आत्माओं की तृप्ति के लिए कुछ व्यक्तियों को भोजन कराने में विश्वास करता है। तो ये हमारी नॉन मटेरियल कल्चर की बात हो रही है। इसी प्रकार हजारों विश्वास हमारे जीवन को आज भी संपूर्ण शक्ति से प्रभावित कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि संस्कृति का भौतिक पक्ष कहीं आगे बढ़ चुका है, जबकि अभौतिक पक्ष जो है वो बहुत ही पीछे है, और इसी स्थिति को हम सांस्कृतिक पिछड़ या फिर सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। सन 1947 में अपनी एक अन्य पुस्तक का हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि इन्होंने निमकाब के साथ लिखी थी, इसमें आकबर ने सांस्कृतिक पिछड़ की परिभाषा में कुछ संशोधन करते हुए कहा है कि अब यहाँ पे इनका एक कथन है। तो इन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक पिछड़ वह तनाव है जो तीव्र और असमान गति से परिवर्तित होने वाली या परिवर्तन होने वाली संस्कृति के दो परस्पर संबंधित भागों में विद्यमान होता है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति में होने वाले कम परिवर्तन को ही हम सांस्कृतिक पिछड़ नहीं कहते हैं, बल्कि संस्कृति के दोनों भागों में से किसी भी एक भाग के एक से दूसरे के आगे निकल जाने की स्थिति को सांस्कृतिक पिछड़ कहा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज इन्होंने किया, आप लोग थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इनके दोनों बुक्स में। इन्होंने जो कल्चरल लैग को इन्होंने परिभाषित किया है, तो जो इन्होंने सोशल चेंज में कल्चरल लैग की बात की, उसमें इन्होंने कहा कि जो भौतिक संस्कृति होती है वो अभौतिक संस्कृति से काफ़ी आगे निकल जाती है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसी को हम सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में जो सांस्कृतिक विलंबना है उसकी परिभाषा को संशोधित कर देते हैं, और ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम भौतिक संस्कृति की ही बात करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार अभौतिक संस्कृति अर्थात हमारी जो रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, विश्वास जो होते हैं वो काफ़ी आगे हमारे निकल जाते हैं, लेकिन हमारी जो भौतिक संस्कृति होती है या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास साधन सुविधाएं हैं, वो काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। तो इन दोनों में से इन्होंने कहा कि किसी एक के पिछड़ जाने की वजह से जो हमें दिखाई देती है गैप, उसी को हम सांस्कृतिक पिछड़ापन या फिर जो कल्चरल लैग है वो कहेंगे। ओके, जैसे उदाहरण के लिए हम भारतीय समाज को ले सकते हैं। तो अभी हम भारतीय समाज में इसको देखेंगे कहाँ फिट होता है, जहाँ नगरों और ग्रामीण समुदायों में यह स्थिति भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। नगरों में भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा बहुत आगे निकल चुकी है, जबकि ग्रामीण समुदाय में भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति का महत्व अर्थात जो नॉन मटेरियल कल्चर है, जिसमें कि रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं, जो विश्वास हैं, वो हमारे कहीं ज़्यादा महत्व रखते हैं।
तो ये भारतीय परंपरा में या हम ये कहें भारतीय समाज में ये जो कॉन्सेप्ट इनका जो इन्होंने संशोधन करके और कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट दिया हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में ये ज़्यादा फिट बैठती है। ओके, तात्पर्य यह है कि संस्कृति का कोई भी पक्ष दूसरे की अपेक्षा यदि अधिक परिवर्तित हो जाए तो यह स्थिति सांस्कृतिक पिछड़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। सांस्कृतिक विलंबना के कारण तथा परिणाम। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में आकबर ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया है कि संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्षों के बीच यह असंतुलन आखिर में पैदा ही क्यों होता है तथा सांस्कृतिक विलंबना की यहाँ पे दशा होगा दशा है से संबंधित कौन से परिणाम सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। तो इनका ऐसा एक मन में जो क्वेश्चन उठता है वो ये कहते हैं कि आखिर में जो ये असंतुलन हमें दिखाई देती है भौतिक और अभौतिक पक्षों में, आखिर में ये उत्पन्न ही कैसे होता है या पैदा ही कैसे होता है। दूसरा ये भी कहते हैं कि जो सांस्कृतिक विलंबना की दशा में ये आखिर में जो कौन कौन से ऐसे परिणाम होते हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। तो जहाँ तक सांस्कृतिक विलंबना के कारण का प्रश्न है इसे 5 प्रमुख दशाओं के आधार पर समझा जा सकता है। इन्होंने कहा कि रूढ़िवादी मनोवृत्तियाँ संस्कृति के अभौतिक पक्ष में परिवर्तन लाने में बाधक होती हैं। जो हमारी रूढ़ियाँ होती हैं या रूढ़िवादी जो विचार होते हैं वो समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि जैसा समाज पहले था वही ठीक था और हमारे जो विचार हैं वही ज़्यादा सही हैं। इसमें परिवर्तन करेंगे तो समाज की स्थिति जो है और बदतर हो जाएगी। तो इसके कारण ये लोग जो अभौतिक पक्ष होती है संस्कृति का या नॉन मटेरियल कल्चर होता है उसमें चेंजेस लाने में ये बाधक होती है। अधिकांश व्यक्ति नई प्रौद्योगिकी को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं लेकिन वे अपने विचारों, विश्वासों तथा सामाजिक मूल्यों को बदलना नहीं चाहते हैं। अधिकांश लोगों में नए विचारों को या नई वस्तु के प्रति भय की भावना होती है। तो हम इसलिए भी नया चेंज नहीं चाहते हैं क्योंकि लगता है कि हम जैसे हैं, जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं वैसे ही ठीक है। क्या पता हम नई चीज़ों को, नए विचारों को अपनी लाइफ में लाएं तो इससे बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ में उथल पुथल हो जाए और बहुत ज़्यादा डिसबैलेंसेस हो सकते हैं। तो इसका भी एक भय बना रहता है। अतीत के प्रति निष्ठा होने के कारण हम प्रत्येक उस व्यवहार अथवा विचार को अधिक अच्छा समझते हैं जिनको परंपराओं के रूप में हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया जाता है। तो जो हमारे पूर्वजों ने परंपराएं बना के जो गए हैं उन पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये चूँकि हमारे अतीत से जुड़ी हुई होती है तो हम उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए नए विचारों को ग्रहण करने में कठिनाई महसूस होती है। ओके, समाज के कुछ विशेष वर्गों के निहित स्वार्थ भी संस्कृति के भौतिक अथवा अभौतिक पक्ष के बीच पैदा होने वाले संतुलन का एक प्रमुख कारण होता है। तो समाज में भी कुछ एक विशेष वर्ग होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो कि चाहते हैं कि ऐसे ही अगर समाज चलता रहा तो हमारे लिए ये सही है। तो इसके कारण से भी हम देखेंगे कि एक भौतिक और अभौतिक पक्ष के बीच में एक गैप जो है वो देखने को मिलता है। समाज का जैसे कि पूंजीपति वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग तथा अधिकारी वर्ग अपने अपने स्वार्थों के कारण अक्सर नई प्रौद्योगिकी, नवाचारों, व्यवहार के नए तरीकों अथवा नए विचारों का इसलिए विरोध करता है जिससे उसका पारंपरिक महत्व जो है वो कहीं कम न हो जाए। तो इसलिए भी एक जो विरोध है वो किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी तो हमारी जो वैल्यू है वो घट जाएगी। तो इसके कारण भी जो एक पूंजीपति वर्ग है, एक बुद्धिजीवी वर्ग है या बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो लोग भी कॉमन पीपल तक, कॉमन पब्लिक तक ऐसा जो न्यू इन्वेंशंस हैं या न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमारी फिर वैल्यू क्या रह जाएगी। तो इसके कारण भी एक हमें गैप दिखाई देता है। ओके, नए विचारों की परीक्षा में कठिनता होने के कारण
उनकी उपयोगिता की जांच करना भी अक्सर संभव नहीं हो पाता है। यही दशाएं संस्कृति के विभिन्न पक्षों में असंतुलन पैदा करती हैं। किसी समाज में जब सांस्कृतिक विलंबना की दशा उत्पन्न होती है तब इसके अनेक परिणाम स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जब संस्कृति का एक पक्ष दूसरे से पिछड़ जाता है तब व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी दशाओं से नए सिरे से अनुकूलन करें। तो यहाँ पे एक एडॉप्टेशन की भावना आती है, क्योंकि जब हमको इसी में रहना है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके फलस्वरूप परंपरागत संस्थाओं के कार्य दूसरी संस्थाओं को हस्तांतरित होने लगते हैं। तो अब जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे सिटीज़ की बात करें, जैसे कि गांव में आप लोग देखेंगे तो जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों का देख रेख करती हैं, या अगर महिलाएं जॉब पे भी जा रही हैं तो घर में चूँकि जॉइंट फैमिली होती है या घर के अन्य सदस्य जो होते हैं वो बच्चों की टेक केयर कर लेते हैं, उनका देखभाल कर लेते हैं। लेकिन जब बात शहरों की आती है और यहाँ पे मान लेते हैं कि पति पत्नी दोनों जॉब पे जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनको डे केयर में डाल दिया जाता है। तो जो काम माता पिता को करना चाहिए बच्चों की देखभाल, वो आज दूसरी संस्थाएं उसको पूरा करती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो परंपरागत संस्थाएं हैं इनका कार्य जो है वो दूसरी संस्थाओं को भी हस्तांतरित होने लगता है। यही दशा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव में कमी पैदा करती है। यदि सांस्कृतिक विलंबना की दिशा लंबे समय तक बनी रहती है तो सामाजिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाने के कारण सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होने लगती है। ये सभी दशाएं सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि करती हैं। सिद्धांत की समालोचना, यद्यपि यह सच है कि संस्कृति के सभी भाग समान गति से नहीं बदलते हैं, तो ये हम लोग सिद्धांत की समालोचना कर रहे हैं कि ये सच है कि संस्कृति के सभी भाग जो हैं वो समान गति से नहीं बदलते हैं, लेकिन जिस रूप में अकबर ने सांस्कृतिक पिछड़ अर्थात पिछड़ापन को सिद्धांत प्रस्तुत किया उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि अब रियल में हम लोग ने इनकी जो कॉन्सेप्ट थे वो तो समझ लिए, लेकिन इसमें क्या क्या खामियां देखी गई, कुछ थिंकर्स ने इन्हें क्रिटिसाइज भी किया, उसको हम लोग समझेंगे। तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति जो है उस सदैव ही आगे बढ़ जाती है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हमेशा भौतिक संस्कृति ही आगे को बढ़ती है और अभौतिक संस्कृति जो होती है वो पिछड़ी रह जाती है। मैक्स मूलर जैसे प्रसिद्ध विद्वान ने भारत का उदाहरण देते हुए बताया है कि भारत ज्ञान और त्याग में अत्यधिक प्रगतिशील है। यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ऐसा भी बन सकता है कि WF आगबन को क्रिटिसाइज करते हुए ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में इनके सामाजिक विलंबना के जो कॉन्सेप्ट था उसको क्रिटिसाइज करते हुए भारत का एग्जाम्पल दिया था, तो ये मैक्स मूलर थे। जबकि भौतिक संस्कृति का यहाँ न तो अधिक महत्व है और ना ही इस क्षेत्र में प्रगति करने का प्रयत्न किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज होती हैं जिनको जो मटेरियल कल्चर है अर्थात जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजेस होते हैं, वो नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हमारी लाइफ जो है चलती रहे और वो ज़्यादा उनको सही लगता है। अकबर ने सांस्कृतिक पिछड़ को ही सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण मान लिया है, लेकिन यह सदैव सत्य नहीं होता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए सिर्फ एक ही कारण और वो है कल्चरल लैग। ऐसा नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैकाइवर का कथन है कि संस्कृति का असंतुलन जो है वो सदैव भौतिक और अभौतिक पक्षों के बीच में नहीं होता, बल्कि संस्कृति के एक पक्ष में ही संतुलन की स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पे मैकाइवर ने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया था। यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा इनके बारे में और समझ लेते हैं। कभी कभी अभौतिक और भौतिक संस्कृति के विकास की दर में ही भिन्नता होने से सांस्कृतिक पिछड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अभौतिक संस्कृति के विभिन्न अंगों का असंतुलन भी पिछड़ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक समय पर यह विश्वास दिलाते हैं कि दहेज प्रथा जो है
वो असंगत और असामयिक है, यानी दहेज प्रथा जो है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरे समय पर हम स्वयं दहेज लेते हैं और देते हैं। हम खुद कहते हैं कि नहीं, हम पढ़े लिखे हो गए हैं और जो डॉरी होती है या दहेज है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जितने ही पढ़ लिख लेता है इसमें से हमें लगता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि डॉरी नहीं लेते हैं। नहीं तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि खास करके अगर हम बहुत ऐसे स्टेट देखें तो जहाँ पे स्थिति ऐसी नज़र आती है। ये एक सामाजिक मुद्दा है, और ये एक सामाजिक मुद्दा क्या, ये कहें सामाजिक समस्या है कि ऐसी आती है स्थिति की पोस्ट वाइज लोगों के लिए दहेज बटे हुए रहते हैं कि चपरासी पोस्ट पे है तो उसको इतना दहेज मिलना चाहिए, क्लर्क है तो ये मिलना चाहिए, कुछ अच्छे पोस्ट पे है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके अनुसार उसकी डॉरी का रेट भी है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि जहाँ हम लोग एक तरफ से, जबकि ये असंवैधानिक है, होना भी नहीं चाहिए, ये एक ये कहें कि कानूनन अपराध है, दहेज प्रथा जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम खुद बोलेंगे कि नहीं ये इस समाज की बुराई है, ये कुरीतियाँ हैं, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर अपनी बात आती है तो लोग लेते हैं और देते हैं ईजिली। तो हम अंधविश्वासों की आलोचना करते हैं और स्वयं ही अंधविश्वासों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। इस स्थिति में हम अभौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन की वास्तविक सीमा को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में हम अभौतिक संस्कृति में होने वाला जो परिवर्तन है उसको किस लाइन के अंदर हम रखें। क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये बुरा है या ये नहीं करना चाहिए, वही हम भी तो करते हैं। तो आखिर में इसकी एक लिमिट क्या है, इसकी सीमा क्या है, इसकी बाउंड्री क्या है, ये हमें खुद नहीं पता है। हमारे सामने मुख्य कठिनाई यह आती है कि संस्कृति के अभौतिक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को किस प्रकार आखिर में मापा जाए। मापने का, मेजरमेंट करने का आखिर में क्राइटेरिया क्या होगा। भौतिक वस्तुओं के परिवर्तनों को हम माप तो सकते हैं, लेकिन अभौतिक पक्ष में से संबंधित जो परिवर्तन होता है उसमें केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं। इस प्रकार भौतिक संस्कृति के तनिक से परिवर्तन को प्रगति कह देना और अभौतिक संस्कृति में अनेक परिवर्तनों के बाद भी उसे स्थायी मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो हमारा एक मटेरियल कल्चर है वो तो हमें दिखता है कि चेंजेस हो रहा है, क्योंकि हम उसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मटेरियल कल्चर है, जो अभौतिक संस्कृति होती है, उसको हम इजीली मेज़र नहीं कर पाएंगे। हम उसको महसूस कर सकते हैं, और जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है उसको चेंज होने में कई 100 साल लग जाते हैं, तब जाके धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी करके थोड़े थोड़े जो विचार होते हैं, विश्वास होते हैं, परंपराएं होती हैं, वो बहुत ही आराम से, बहुत धीमे धीमे करके चेंज होती रहती हैं, जो कि उसको हम देख नहीं सकते हैं कि हाँ एक हमें समझ में आ रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही सडन चेंज हो गया। ऐसा नहीं हो पाता है। आगबन के इस सिद्धांत का एक बड़ा दोष यह है कि आपने इस सिद्धांत को केवल पश्चिमी समाज की परिस्थितियों में ही प्रस्तुत किया है। तो चूंकि ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने वहीं के कॉन्सेप्ट को लेके, वहीं को देख के, और इन्होंने कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट दिया था। इस प्रकार यदि हम कहें कि आपने केवल औद्योगिकरण को ही अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारक मान लिया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये आज हम लोग विलियम फील्डिंग ऑगबर्न या WF ऑगबर्न के बारे में, इनके क्या कॉन्सेप्ट थे और इनको मैकाइवर ने क्रिटिसाइज़ किया, आप लोग देखें। और एक थिंकर और थे, इन्होंने मैक्स मूलर ने, जो कि भारत का रेफरेंस लेते हुए और क्रिटिसाइज़ किया। तो ये आप लोग देखें, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल लैग का, उसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा भी। यहाँ पे इनकी कुछ मुख्य पुस्तकें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑलरेडी 2 बुक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बुक इनकी है ऑन कल्चर एंड सोशल चेंज। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बुक आप लोग देखिए, रिसर्च मेमोरेंडम ऑन माइनॉरिटी पीपल्स इन द डिप्रेशन। तो ये इनकी एक डोनाल्ड रैमसे यंग के साथ विलियम
फील्डिंग आगबन की बुक है। रिसर्च मेमोरेंडम ऑन माइनॉरिटी पीपल्स इन द डिप्रेशन। तो जो माइनॉरिटी पीपल्स जो होते हैं डिप्रेशन में, उन पे एक रिसर्च मेमोरेंडम है। ओके, नेक्स्ट बुक जो है वो है द पॉलिटिक्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये एक इनकी बहुत ही अलग से बुक आप लोगों को देखने को मिल रही है, यूनिक बुक है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो है रेमंड फ्रेडरिक के साथ इन्होंने लिखी है। तो द पॉलिटिक्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ये आगबन की बुक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और एक बुक यहाँ पे आप लोगों को और दिख रही है, सोशल साइंसेस एंड देयर इंटर रिलेशंस। तो ये आगबन की बुक है। दोस्तों आज ये हम लोग आगबन से रिलेटेड कुछ इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तो सोशियोलॉजी में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ कल्चरल लैग जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में समझे। और आई थिंक कि ये जो आज का लेक्चर था इनसे संबंधित ये आप लोगों की जो भी आगामी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।